अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंडक्टेंस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इंडक्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इंडक्टर क्या होता है। तो व्हाट इज़ इंडक्टर? इंडक्टर एक ऐसा हम कह सकते हैं कि कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्टोर करता है, ठीक है। और इसमें इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो वो हमें प्रोवाइड करता है। थर्ड इसकी क्या है कि ये हमें हम किसी भी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर जब इंडक्टर जो है उसको अटैच कर दें तो जो डीसी करंट होगा उसके फ्लो को ये अलाउ करेगा, लेकिन जो एसी करंट होगा उसको ये ब्लॉक करेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एज अ स्विच या एज अ चौक जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में वर्क करता है, ठीक है। इसकी सिंबल आप देख सकते हैं कि कॉइल के जैसे इसकी जो है वो सिंबल होती है। अब हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको जो स्टोर करता है वो इंडक्टर होता है, ठीक है। अगर आपसे ये सवाल कोई कर दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या इंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी स्टोर करता है, तो नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो कैपेसिटर स्टोर करता है। अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में आपको एक जो है वो इंडक्टर की कोयल की तरह का इंडक्टर दिखाया गया जिसमें जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब करंट की जो डायरेक्शन वो क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये तो हमें पता है। अब हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े उसमें हमने बार बार एक ही चीज़ को जो है वो डिस्कस किया है कि जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी या प्रोड्यूस होगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा और जो कि EMF जो है उसको प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास इंडक्टर में करंट के फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड द इंडक्टर वो हमारे पास होगी B = μ0 ठीक है। और जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई वो होगा BA के इक्वल, ये भी हम फेराडेज लॉ में पढ़ चुके हैं। और इसमें जो EMF होगा इसको हम जो है L से रिप्रेजेंट करेंगे। L यहाँ पे क्या है, इंडक्टर को हम जो है वो डिनोट कर रहे हैं L से। अब जो हमारे पास EMF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ करंट के, मतलब जो करंट है वो किस तरह से चेंज हो रहा है टाइम के लिहाज से उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दें तो यहाँ पे हम कैपिटल L लिखेंगे। कैपिटल L जो है वो कांस्टेंट है और ये किसका कांस्टेंट है, ये इंडक्टर का है, ठीक है। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो वही बात जो हम लेंस लॉ में बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, इसको दोबारा और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जो है वो इंडक्टेंस की बात करने के, इंडक्टेंस क्या है। अब जैसे हम जब रजिस्टर कहते हैं कि रजिस्टर जो है वो एक कह लें कि एलिमेंट है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास उसकी एक एबिलिटी है या उसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, रजिस्टर की। इसी तरह जो इंडक्टर है वो एक एलिमेंट है और इंडक्टेंस जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इंडक्टेंस हमारे पास क्या है कि ये रेशो है, किसकी रेशो है, एवरेज इंड्यूस EMF पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल ऑफ इंडक्टर, ठीक है। इसको हम इंडक्टेंस कहते हैं। इंडक्टेंस के जो ऐसे यूनिट है वो हेनरी है। अब ये हेनरी जो है ये भी साइंटिस्ट के नेम पे हमने फेराडेज लॉ में स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जो फेराडेज लॉ जिसको कहा जाता है वो लॉ हेनरी और फेराडे दोनों ने बनाया था एक ही टाइम पे, लेकिन उसको फेराडेज लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो फेराडे था उसने अपना जो लॉ था वो पहले पब्लिश करवा लिया था, लेकिन हेनरी जो था वो पब्लिश नहीं करवा सका था, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास इंडक्टेंस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हेनरी ने दी थी, इस वजह से जो इंडक्टेंस का ऐसे यूनिट है वो हेनरी के नेम पे है। अब अगर हम कहें कि कोई भी हमारे पास इंडक्टर है उसकी जो इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो 1 वोल्ट EMF है वो इंड्यूस हुई है ड्यू टू 1 एम्पेयर सेकंड चेंज इन करंट इन एन इंडक्टर, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि 1 हेनरी इंडक्टेंस है इसकी। अब अगर हम इंडक्टेंस की डिपेंडेंसी देखें कि जो इंडक्टेंस है किसी भी इंडक्टर की वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो या एक तो करेगी नंबर ऑफ टर्न्स। अब नंबर ऑफ टर्न्स क्या, हमने देखा ना कि उसके सिंबल में वो कोइल्स के जैसे इसके ऊपर टर्न्स हैं, तो वो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इंडक्टेंस है वो उस पर डिपेंड करेगी। अब वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी या फिर इन्वर्सली करेगी, हम आगे जाके अपने एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। सेकंड, ये क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखें जैसे अब हमने देखा कि वो कॉइल के जैसे, अब कॉइल क्या होगी, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई क्रॉस सेक्शन एरिया भी होगा, उस पर भी डिपेंड करेगी। थर्ड, ये लेंथ पे डिपेंड करेगी कि कॉइल की लेंथ भी वही नंबर ऑफ टर्न्स में आ जाएगा कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होती जाएंगी लेंथ उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। अगर नंबर ऑफ टर्न से इंडक्टेंस पे कोई फ़र्क पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है लेंथ से भी इंडक्टेंस पे फ़र्क पड़ेगा। और लास्ट है परमेबिलिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की, इंडक्टेंस की।
तो कैलकुलेशन में सबसे पहले हमने जो है कंसिडर कर लेना है कि एक हमारे पास इंडक्टर है जिसकी जो टर्न्स हैं वो n है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कैपिटल n है, इसमें से I करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें होगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगी। अगर एक टर्न की बात करें कि हमारे पास इंडक्टर की जो एक टर्न है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो वो फाई एम होगा। इसी तरह अगर हम हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाएंगी तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो n फाई एम हो जाएगा। अब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इंडक्टर वो क्या हो जाएगा, n फाई एम हो जाएगा। अब हमें फेराडेज लॉ पता है कि जो हमारे पास ईएमएफ होता है, यहाँ पे एल वही इंडक्टर को जो है वो डिनोट कर रहा है। तो हमारे पास जो फेराडेज लॉ हमें कहता है कि डी एन फाई एम ओवर डी टी नेगेटिव साइन के साथ। अब जो हमारे पास इसकी ईएमएफ है ना करंट के टर्म में, तो उसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस आर डी आई ओवर डी टी, ये जो हमने अभी पीछे जो है वो ड्राइव की थी इक्वेशन। तो इसको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे इन दोनों इक्वेशन का। अब देखिए इन दोनों के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, इस वजह से हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम दोनों को कंपैरिजन करके और रीअरेंज करें, एक तो हमारे पास जो है दोनों साइड से डी टी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ अब क्या होगा, हम दोनों तरफ जो है वो इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो डी आई और डी फाई एम की इंटीग्रेशन आई और फाई एम ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एल इंडक्टेंस, क्योंकि हम कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं, हम इंडक्टेंस की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ से हम इंडक्टेंस जो है वो निकाल लेंगे, एल इज इक्वल टू एन फाई एम ओवर आई। अब ये फॉर्मूला क्या है, ये इंडक्टेंस का फॉर्मूला है और ये हर तरह की ज्योमेट्री जो है उस पर एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे ज्योमेट्री की बात क्यों की गई है, यहाँ पे ज्योमेट्री का मतलब ये है कि अगर हम इंडक्टर को सिलेंड्रिकल नहीं ले रहे, हम किसी और शेप में ले रहे हैं, जैसे वो अभी हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी सोलिनॉइड और टोरॉइड का, ठीक है। तो उन दोनों की ज्योमेट्री डिफरेंट है, लेकिन फॉर्मूला यही फॉर्मूला यूज होगा इंडक्टेंस का, एल इज इक्वल टू एन फाई ओवर आई। स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि इंडक्टर क्या है और इंडक्टेंस क्या है, ठीक है। अब हमने देखनी है इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड क्या है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सोलिनॉइड की एक जो है वो पिक्चर बना दी है। जिस तरह से हमने देखा था कि इंडक्टर है उसी तरह से सोलिनॉइड है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम टोरॉइड को देखेंगे, तब हम ज्योमेट्री की बात करेंगे कि हमने उसमें देखा था ना कि जो एल है इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो किसी भी तरह की ज्योमेट्री के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। अब हमने सोलिनॉइड देख लिया कि एक सोलिनॉइड है, उसकी नंबर ऑफ टर्न जो है वो एन है, कैपिटल एन, ठीक है। इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा जो कि इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस करेगा। अगर अब हम देखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसमें जो तो उसको हम स्मॉल एन से जो है वो इंडिकेट करेंगे। अब अगर हम देखेंगे जो स्मॉल एन है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब कि टोटल जो नंबर है हमारे पास टर्न्स ही हैं उसको स्मॉल एल पे डिवाइड कर देंगे। अगर हम यहीं से कैपिटल एन की वैल्यू निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू स्मॉल एल। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला मैं आपको इंडक्टेंस वाले में समझा चुकी हूँ, ये किस तरह आएगा, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हमारे पास आ जाएगा। अब देखें कि हमारे पास जो ये तो हमने मैग्नेटिक फील्ड देख ली ना, अब हमने ये देखना है कि जो सोलिनॉइड है उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है, टोटल सोलिनॉइड के साथ कितना है, वो आ जाएगा एन फाई एम। अगर हम सोलिनॉइड की एक टर्न की बात करें तो उसमें होगा फाई एम मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन हम टोटल की बात करें तो जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होगी उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से लेंगे, वो यहाँ पे पुट कर दी और साथ में फाई एम वैसे ही आ गया। अब हम फेराडेज लॉ में बहुत दफ़ा जो है इस चीज़ को फेराडेज लॉ में भी देख चुके हैं, लेंज लॉ में भी देख चुके हैं, और जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड था उसमें भी हम देख चुके हैं कि जो फाई एम है वो हमारे पास बी ए के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ए हमारे पास एरिया हो जाएगा। तो जो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है सोलिनॉइड की वो एन फाई एम इज इक्वल टू एन एल बी ए आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बी है वो हम कहाँ से लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास जो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या है कि अब एन जो है वो 2 दफ़ा है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन इसमें बनेगी वो ये बनेगी कि एन फाई एम इज इक्वल टू एल एन स्क्वायर म्यू नॉट आई इंटू ए। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब जो हमने सिंपल इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकाला है कि एल इज इक्वल टू एन फाई एम ओवर आई, हमने इसकी बात की थी कि हर तरह की ज्योमेट्री के ऊपर एप्लीकेबल है, तो हम जो है सोलिनॉइड के लिए भी यही फॉर्मूला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है जो नोमिनेटर है उसमें एन फाई एम है, और हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है वो एन फाई एम की ही वैल्यू में दे रही है। तो हम जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडक्टेंस की वैल्यू एल इज इक्वल टू एल स्मॉल एल एन स्क्वायर म्यू नॉट ए आई ओवर आई। अब यहाँ पे भी जो आई है वो दोनों करंट है तो वो कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल जो इंडक्टेंस आ जाएगी सोलिनॉइड की वो होगी एल इज इक्वल टू एल एन स्क्वायर म्यू नॉट ए। अब अगर हम इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ की बात करें, हमने स्टार्ट में क्या किया
कि टोटल को लेके और टोटल इंडक्टेंस निकालिए, अब हम पर यूनिट लेंथ पे निकालेंगे। या हम इस तरह भी कर सकते हैं, इसका उल्ट भी कर सकते हैं कि हम यहाँ से जो है वो हम जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पर यूनिट लेंथ को लेके कैलकुलेट कर ले, बाद में हम टोटल के लिए निकाल लें। ठीक है, दोनों तरह पॉसिबल है। तो जो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ है एल ओवर यहाँ पे जो स्मॉल एल है उसको हम दूसरी साइड पे ले जाके डिवीजन में आ जाएगा और हमारे पास जो इंडक्टेंस आ जाएगी वो होगी एन स्क्वायर म्यू नॉट ए। अब हम देखते हैं कि जो इंडक्टेंस है एल या इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ है ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। हमने इंडक्टेंस की जो डेफिनेशन है उसमें देखा था कि इसकी जो डिपेंडेंसी है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे है। अब आप इस फॉर्मूला से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स पे जो हमारे पास इंडक्टेंस है वो डिपेंड कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो एन स्क्वायर है वो नंबर ऑफ टर्न्स है। इस तरह हमने देखा कि वो लेंथ पे डिपेंड करे, तो यहाँ पे जो स्मॉल एल है वो हमारे पास लेंथ है इंडक्टर की या सोलिनॉइड की, और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, आपको इससे आइडिया फॉर्मूला से आइडिया हो गया होगा कि डिपेंडेंसी जो है वो किन किन चीज़ों पे है। अब एक और बात कि अगर हम जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं बाकी सब चीज़ों पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली है, क्योंकि यहाँ पे किसी और चीज़ की पावर नहीं है, एरिया भी किसी पावर के नंबर ऑफ टर्न्स पे देखिए पावर के साथ जो है वो डिपेंड कर रही है इंडक्टेंस सोलिनॉइड की। इसका मतलब है कि अगर हम जो लेंथ है फॉर एग्जांपल उसको जो है 1 गुना बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो इंडक्टेंस होगी वो भी 1 गुना बढ़ेगी, या अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 गुना बढ़ाते हैं तो हमारे पास इंडक्टेंस होगी वो भी 1 गुना बढ़ेगी। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे n की पावर स्क्वायर है, मतलब अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें तो हमारे पास जो इंडक्टेंस होगी वो 4th टाइम जो है वो इंक्रीज होगी। इसका मतलब है कि हमारे पास जो इंडक्टेंस है वो एरिया पे लेंथ पे तो डिपेंड कर रही है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स पे वो उनसे भी ज़्यादा जो है वो डिपेंड कर रही है, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स की है। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो है वो सोलिनॉइड की इंडक्टेंस। अब हम बात करेंगे इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टोरॉइड की एक जो है वो पिक्चर बनाई हुई है। अब टोरॉइड होता क्या है, हमने जो सोलिनॉइड लिया था उसी को हमने जो है वो इस तरह से कर्व करके सर्कल बना दिया, तो उसको हमने टोरॉइड कह दिया। ठीक है, ये हमने टोरॉइड ले लिया। अब आप देख सकते हैं कि जो टोरॉइड है इसकी जो लेंथ है, इसमें हम लेंथ की बात तो नहीं कर रहे, खैर हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ टर्न्स की, तो इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो n है। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं, अब ये जो टोरॉइड होता है इसके अगर हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो टोरॉइड होता है वो टोकामैक का सेंट्रल फीचर होता है। टोकामैक क्या होता है, जो हम फ्यूजन रिएक्टर्स की बात करते हैं उसमें प्लाज्मा के कन्फाइनमेंट के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको हम टोकामैक कहते हैं, उसका जो सेंट्रल फीचर है वहाँ पर टोरॉइड को यूज़ किया जाता है। अब देखेंगे टोरॉइड में, अगर टोरॉइड के हम रेडियस की बात करें तो यहाँ पे 3 तरह के रेडियस है। फर्स्ट रेडियस है ये स्मॉल ए, सेकंड है बी और थर्ड है आर। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि ए, बी और आर कौन से रेडियस है। तो हम तीनों रेडियस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है रेडियस ए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ए है उसको मैंने यहाँ से लेके जो इनर बाउंड्री है वहाँ तक जो है लिखा हुआ है, इसका मतलब जो ए है उसको हम कह सकते हैं इनर रेडियस। इसी तरह जो बी है वो लास्ट वाली बाउंड्री तक है तो हम बी को कह सकते हैं आउटर रेडियस। अब आर देखें वो ना तो ए तक है ना तो बी तक है, ए आर जो है वो बिल्कुल सेंटर में, जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है तो इसको हम सेंट्रल रेडियस या मीन रेडियस कह सकते हैं। और जो आर की वैल्यू क्या होगी a+b/2। अब मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू भी कहते हैं, आपको पता है कि एवरेज हम किस तरह से लेते हैं। ठीक है, उस तरह से हम एवरेज वैल्यू ले लेंगे। अब देखिए जो हमारे पास टोरॉइड है इसमें से करंट पास हो रहा है, तो करंट की वजह से इसके अंदर जो इनर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी, तो इनर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, B=μ0N/2πr। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमने जो है सोलिनॉइड की बात की तो हमने जो है ये 2πr तो उसमें नहीं लिखा था, जस्ट हमने मैग्नेटिक फील्ड B=μ0N ली थी। लेकिन इसमें हम 2πr इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसकी एक तो ज्योमेट्री से डिफरेंट है सोलिनॉइड से, दूसरे में देखेंगे हमारे पास स्फीयर बन रही है, तो जो हमारे पास सर्कल के जैसे इसका जो हमारे पास सर्कमफेरेंस होगा वो हमारे पास 2πr होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जो इनसाइडर टोरॉइड जो जनरेट हुई है। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डायग्राम है इसमें मैंने थोड़ा सा एरिया जो उसको शेड किया, तो हम कह रहे थे हमने सपोज किया कि एक स्ट्रिप हमने यहाँ से सपोज कर ली। ठीक है, अब जो स्ट्रिप है उसकी जो हमारे पास विड्थ है वो dr है और जो उसकी हाइट है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लिखा हो उसको हमने स्मॉल h से जो है डिनोट कर दिया। अब देखें अगर हम एरिया की बात करें तो वो dA होगा। अब हम यहाँ पे जो है वो एक छोटे से स्ट्रिप की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ इसके साथ d आएगा। अगर हम होल की बात कर रहे थे तो जो है वो एरिया के लिए a आना था। अब ये देखें कि हमारे पास क्या आ जाएगा h/dr, इसको हम क्वेश्चन नंबर A का नाम दे देते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, क्योंकि जाहिर सी बात है करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो चेंज होगी, या कह सकते हैं कि करंट के फ्लो होने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी चेंज होगा। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो B.dA आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम डॉट प्रोडक्ट को हटाएं तो हमारे पास आ जाएगा cos 0 और cos 0 हमारे पास 1 आता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास आ गया B.dA का इंटेग्रल।
अब देखें जो हम जिसको ये हमारे पास इक्वेशन थी जिसको हमने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। मैग्नेटिक फ्लक्स की हमारे पास इक्वेशन आ गई बी डी ए। अब देखते हैं यहाँ पे डी ए की जगह हम लिख सकते हैं एच डी आर, मतलब इक्वेशन नंबर ए को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी एच डी आर। अब देखिए जब हम एच डी आर पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे ए टू बी। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इनर रेडियस है वो ए और आउटर रेडियस है वो बी है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो ए से बी के दरमियान होगा, इसलिए हम यहाँ पे जो है वो लिमिट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हमने मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू लिखी थी म्यू नॉट एन आई ओवर 2 पाई आर, तो इस इक्वेशन में यहाँ पे हम बी की जगह वो वैल्यू भी पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसमें देखें जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है वो कौन कौन सी है, म्यू नॉट एन आई एच और 2 पाई, इन सारी टर्म्स को हम बाहर लिख लेंगे इंटेग्रल से, और जो हमारे पास वेरिएबल है 1 ओवर आर उसको हम इंटेग्रल के अंदर लिख लेंगे। जिसके सिंपल हम जो इंटीग्रेशन करेंगे आर का जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो ऊपर मौजूद है, इसलिए ये आ जाएगा नेचुरल लॉग आर और लिमिट ए टू बी। अब इसके ऊपर जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो नेचुरल लॉग बी माइनस ए आ जाएगा, बाकी टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब हमें पता है जो नेचुरल लॉग है उसकी प्रॉपर्टी है कि अगर दो मतलब टर्म्स या हैं वो क्वांटिटीज हैं वो माइनस हो रही हैं तो वो हमारे पास जो है वो इस तरह से डिवीजन में आ जाती है। तो टोरॉइड के जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई फाई एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एच ओवर 2 पाई इंटू नेचुरल लॉग ऑफ बी ओवर ए। ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दिया। अब हमने जो है हम मालूम क्या करना चाह रहे हैं, हम एक्चुअली जो है टोरॉइड की इंडक्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो हम किस तरह से उसकी इंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे, हमने पहले ही बात की है कि जो इंडक्टर की इंडक्टेंस होती है उसका फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू एन पाई एम ओवर आई। इसको हम इक्वेशन स्टाइल का नाम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमने इस फार्मूला को ड्राइव किया था तब हमने बात की थी कि इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम टोरॉइड और सोलेनॉइड दोनों की इंडक्टेंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखें फाई एम की जगह जो है हमने इक्वेशन नंबर बी को पुट कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एल इज इक्वल टू एन ओवर आई। इक्वेशन स्टैटिक वाला एन ओवर आई एज इट इज़ आ जाएगा और फाई एम की यहाँ पे हमने वैल्यू जो है वो पुट कर दी। अब इसमें देखेंगे एन और एन मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया तो हमारे पास एल की जो वैल्यू आई है वो म्यू नॉट एन स्क्वायर एच ओवर 2 पाई इंटू नेचुरल लॉग ऑफ बी ओवर ए। ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास टोरॉइड की इंडक्टेंस की जो है इक्वेशन है। इससे पहले कि हम डिपेंडेंसी की तरफ चलें मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहूँगी। हमने बात की थी कि जब हम जिसको मैंने ये इक्वेशन नंबर स्टैटिक का नाम दिया कि जब हमने ये वाला एक्सप्रेशन ड्राइव किया था हमने बात की थी कि ये जो इंडक्टेंस का फॉर्मूला है ये हर तरह के ज्योमेट्री के ऊपर एप्लीकेबल है, और उस चीज़ को हमने प्रूव किया किस तरह से हमने इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए सोलेनॉइड और टोरॉइड की जो है इंडक्टेंस को फाइंड किया। हालांकि सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों की जो ज्योमेट्री है वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि किस तरह से है, मतलब आई मीन ये आपको जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है टोरॉइड की इंडक्टेंस की डिपेंडेंसी की बात करते हैं कि वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एन स्क्वायर, जैसे सोलेनॉइड में भी एन स्क्वायर था कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज़ करें तो जो इंडक्टेंस होगी वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डिपेंडेंसी जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे जो है वो सोलेनॉइड की भी है और टोरॉइड की भी है। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क किस बात का है, जब हम टोरॉइड की बात करते हैं तो इसमें 2 तरह के हमारे पास रेडियस हैं, ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से, हमारे पास इनर रेडियस और आउटर रेडियस जिनको हमने ए और बी का नाम दिया था। अब जो हमारे पास इंडक्टेंस है टोरॉइड की वो इन ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो सोलेनॉइड था उसके अंदर ऐसा कोई भी जो एक्सप्रेशन वो इंक्लूड नहीं था। इसके अलावा यहाँ पे जो इंडक्टेंस होगी वो हाइट पे भी डिपेंड करेगी। आप देखें यहाँ पे एच भी एक लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो हमारे पास टोरॉइड की इंडक्टेंस होगी हाइट पे डिपेंड करेगी, ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी और साथ साथ नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।